send to cross check actually. Can you send it? Last recording send नहीं करी? No. अरे एक सेकंड रुको, ऐसा कैसे हो गया? आ गया हमारा एस्ट्रोलॉजी ग्रुप। 16 जून का है ना? एक सेकंड रुकिए, अभी कर देते हैं तुरंत। वो कई बार तो चेंज होने में टाइम लगा देता है, उसमें अपलोड होके वो कन्वर्ट नहीं हो रही। लीजिए, आपके पास आ गई है। और बोलिए कोई बात। ये मान लें कि आपने जो एस्पेक्ट वाली बात थी वहां तक आपने एक्सरसाइज करी एक दो और आपको बातें समझ में आ गई, ऐसा मान लें? हाँ जी सर। हाँ जी, सभी वो लोग बताइए, अगर कोई संदेह हो तो पूछिए, वरना आगे चलें। सर रिकॉर्डिंग तो आपने नहीं भेजा, बट खुद से कोशिश करके समझने की कोशिश बस वही की है, आसान काम ही था, कोई मुश्किल काम नहीं था। आपने एक दो एक्सरसाइज में देख लेना था कि एस्पेक्ट को कैसे चेक करते हैं, हाउस लॉर्ड कौन है, प्लैनेट का कहाँ बैठा है ना? ये हमने देख लिया था। हाउसेस के बारे में बात करा कि हमने 12 हाउसेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नहीं, वो नहीं किया है। चलो जी, पहले से ही बात करते हैं आज। करा तो है सर कि ये बोलिए, आपने करा है कैरेक्टरिस्टिक। 12 हाउसेस की कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट हाउस टेल्स योरसेल्फ, सेकंड हाउस टेल्स फाइनेंस, फैमिली। हाँ जी सर, ये सर किया हुआ है। ठीक है जी, ये काम हो चुका है, यहाँ पे सब काम हो गया। तो अब जो है, अब एस्ट्रोलॉजी वास्तव में पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है? अब तक हमने क्या करा, ग्रामर पढ़ी, अब हम जो है सेंटेंस बनाना सीखेंगे। एक बार दो बार और आपको जो है ये हॉरोस्कोप्स पे चेक कर लेना चाहिए कि आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा, कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, किस हाउस का लॉर्ड कौन है, कहाँ बैठा है, ठीक है ना? कौन सा प्लैनेट कहाँ एस्पेक्ट कर रहा है, किसे कौन एस्पेक्ट कर रहा है, इसका आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जितना ज्यादा आपने इसको अपने दिमाग में बैठा लिया, अच्छी तरह आपको इसमें स्पीड आ गई, तो आपको ये वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसके बाद वाले चैप्टर में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है जी, चलिए पेज नंबर 41 है, ये ऊपर लिखा है या आपके नीचे आ रहा होगा 27 पेज नंबर आपकी किताब में। पढ़िए जी ऊपर से जरा। एक सेकंड रुकिए, अभी एक और खोलना पड़ेगा। चलिए जी, पढ़िए ऊपर से एक जना। सुरभि जी आप ही पढ़िए। जोर से पढ़ना पड़ेगा मैडम। हाँ, ये है बेसिक हॉरोस्कोप रीडिंग, प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। Remember and use following principle in your reading of astrological horoscope. The most of these principles are the normal principles of our daily human behavior. हाँ देखो, एस्ट्रोलॉजी की जितने भी हमारे प्रिंसिपल है ना, जो मुख्य रूप से हैं वो 20 ही हैं। हमने इकट्ठे करे हैं ये, बहुत साल पढ़ाने के बाद मैंने इकट्ठे करे हैं कि यही प्रिंसिपल बार बार रिपीट होते रहेंगे, न केवल अभी बल्कि आगे अगर आप पढ़ोगे कीर्ति एस्ट्रोलॉजी उसमें भी यही याद आता रहेगा, बार बार यही बातें करते रहेंगे। ठीक है ना?
तो ये कौन से प्रिंसिपल्स का बेस क्या है? इनका बेस है ह्यूमन बिहेवियर। अगर आप समझ रहे हो कि मनुष्य कैसे व्यवहार करता है, हाउ डू वी बिहेव, हाउ डू वी टॉक विद ईच अदर, तो आपको समझ में आएगा प्लैनेट्स भी ऐसा ही काम करते हैं। जैसे हम डील करते हैं एक दूसरे से, ऐसे ही प्लैनेट्स भी करते हैं। चलिए पढ़ा आगे पढ़ा। अब आगे पढ़ना है जी पढ़िए पहला। Any planet in its own house bring good result. It is logical that any person, good or bad, will only do well in its own house and will help. पढ़े आगे सर। हाँ जी हाँ जी। As per the matters signified by it. अब देखो एक स्वाभाविक सी बात है, हम अपने घर में रहते हैं तो ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। अब हम किसी के होटल में चले जाएं, रेस्टोरेंट में चले जाएं, तो थोड़ा केयरलेसनेस आ जाती है, अरे सामान डाल दिया इधर उधर दिया। अपने घर में आप बच्चों को नहीं नहीं ये क्या कर रहा है, कूड़े में फेंको, ठीक है ना। तो अपने घर में हर व्यक्ति अब थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अपने घर की साज सज्जा, उसको डेकोरेट करना, उसको मेंटेन करना, इसकी हमें चिंता रहती है। तो कोई भी प्लैनेट जब अपने घर में बैठेगा, अपना घर यानी कि जिसमें उसका अपना साइन, तो वो अपने प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, उस घर का ज्यादा ध्यान रखेगा। तो इस हॉरोस्कोप में देखिए कौन सा प्लैनेट अपने हाउस में, अपने साइन में। सर जुपिटर। जुपिटर जुपिटर 8वें हाउस में बैठा है, 12वें नंबर साइन में। दिख रहा है क्या सबको? तो 12वें साइन यानी पाइसेस को जुपिटर रूल करता है, तो वील से जुपिटर इज सिटिंग इन इट्स ओन हाउस, अपने साइन अपने हाउस में। तो हम कहेंगे भाई 8वें हाउस के लिए जुपिटर जो अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकता है विद इन इट्स कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी में जो अच्छा रिजल्ट दे सकता है वो काम 8वें हाउस के लिए जुपिटर महाराज कर देंगे। समझ रहे ना? सर तो ये डेथ का भी तो हाउस होता है। कोई बात नहीं, अभी हमें डेथ से क्या मतलब, जिसका भी हो तो, ठीक है ना। अब यहाँ देखो कौन सा प्लैनेट है अपने हाउस में, वीनस। वीनस। वीनस चौथे हाउस में बैठे, आप सबको दिख रहा है क्या? हाँ जी सर। ये समझना भी है कि वीनस अपने हाउस में है क्या, दिख रहा है आप सबको वीनस अपने हाउस में? 7वें नंबर में है, इसी वजह से 7वां नंबर लिब्रा चौथे हाउस में है। हाँ, वीनस 7 नंबर को रूल करता है, 7वें साइन को, लिब्रा को, इसीलिए वीनस इज सिटिंग इन इट्स ओन साइन। तो चौथे हाउस का जो रिजल्ट है, चौथा हाउस बताया आपको कंफर्ट, प्लेजर्स, एजुकेशन, माताजी, इमोशंस, मेंटल पीस, इन सब के लिए वीनस जो है चौथे हाउस के लिए अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो कोई भी प्लैनेट यदि आपकी हॉरोस्कोप में या किसी भी हॉरोस्कोप में अपने हाउस में बैठा है, तो उस हाउस से संबंधित, उस प्लैनेट से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए अगला पढ़िए। Sign exchange between two planets is a fortunate combination for the both of these houses. साइन एक्सचेंज यानी कि आप हमारे घर और हम आपके घर, कोई ऐसा हम आपस में एक दूसरे से वो बना लें कि देखो आप जहाँ रहते हो अपने घर की चाबी फिलहाल हमें दे दो थोड़े दिन के लिए, हम आपके यहाँ रह लेंगे, आप हमारे यहाँ रह लो। ठीक है, शर्त क्या है? हमारे घर को साफ सफाई रखना, मेंटेनेंस ध्यान रखना। ठीक है, हम भी आपके लिए यही करेंगे। अब इस हॉरोस्कोप में देखो सेकंड हाउस का लॉर्ड है सन। समझ रहे हो गुप्ता जी? यस सर। सेकंड हाउस का लॉर्ड सन है, नंबर 5 साइन पड़ा है, सन बैठा है थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस में नंबर 6 वर्गो साइन है जिसका लॉर्ड है मर्क्यूरी, सिटिंग इन द सेकंड हाउस। सो सन इन मर्क्यूरी हाउस, अब मर्क्यूरी इन द सन हाउस। ठीक है ना, तो दोनों में क्या है, यहाँ पर एक्सचेंज है, हाउस एक्सचेंज। तो दोनों ने आपस में एग्रीमेंट बना रखा है। तो अभी हमने रूल पढ़ा, दिस इज अ फॉर्चुनेट कॉम्बिनेशन, कि ये तो एक फॉर्चुनेट बात है भाई, कि भाई इनके बीच में आपस में सेटिंग बढ़िया हो गई है, तो दोनों हाउस के अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। सेकंड हाउस बता रहा है फाइनेंस, फैमिली। थर्ड हाउस बता रहा है सेलिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन या और भी चीजें। तो मोटे रूप में कहेंगे तो थर्ड हाउस के द्वारा फाइनेंस की वृद्धि हो जाएगी। थर्ड हाउस आपके फाइनेंस को हेल्प करेगा। इसी तरह सेकंड हाउस आपके लिए थर्ड हाउस को हेल्प कर देगा। दोनों प्लैनेट जो है आपस में एक दूसरे की
सहायता कर देगी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है क्या? आसपास होने चाहिए सर। आसपास नहीं, एक दूसरे के हाउस में होना चाहिए। इसको अच्छा। स्थान परिवर्तन कहते हैं ना सर। बिल्कुल, स्थान परिवर्तन, म्यूचुअल। हाँ। अब यहाँ देखो इसमें दिख रहा है क्या? अब हर हॉरोस्कोप में सारे रूल लगेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। किसी हॉरोस्कोप में कोई रूल लगेगा, किसी में कोई लगेगा, ये ध्यान रख के हमें ढूंढना पड़ेगा। दिख जाते हैं समय अनुसार, प्रैक्टिस के साथ दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पर थर्ड हाउस का लॉर्ड है, कौन है थर्ड हाउस का लॉर्ड? वहाँ है सैटर्न होना चाहिए सर। सैटर्न। कहाँ बैठे हैं? तो सैटर्न बैठे हैं 12वें में। 12वें में। अब 12वें हाउस का लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस। यस। थर्ड हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, बैठा है 12वें में, सैटर्न वीनस के हाउस में। और वीनस जो है सैटर्न के हाउस में। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? हाउस एक्सचेंज है। ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है पास पास हो, पास हो, दूर हो, हमें इससे कोई अर्थ नहीं है। तो थर्ड हाउस और 12th हाउस के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। क्यों है? हाउस एक्सचेंज के कारण से। और यहाँ पे शनि उच्च का है। हाँ जी, सैटर्न एक्सॉल्टेड भी हो गया, सही बात है। समझ रहे हैं? चलिए अगला पढ़ दीजिए। एनी प्लैनेट, यही वाला ना सर, थर्ड वाला। बिल्कुल एनी बिल्कुल। प्लैनेट एक्सॉल्टेड इन एनी हाउस विल हेल्प prosper the matter signified wide in a strong manner, very strong manner. कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो जाए, ठीक है ना? एक्सॉल्टेशन का साइन होता है हर प्लैनेट का। जैसे इस हॉरोस्कोप में अभी बताया इन्होंने, राखी जी ने, कि सैटर्न तो एक्सॉल्टेड है जी। सैटर्न नंबर 7 में लिब्रा में एक्सॉल्टेड हो जाता है। तो सैटर्न स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे, सैटर्न शाइनिंग ब्राइट। ठीक है ना? तो जब कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो जाता है तो वो अपने सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो सैटर्न का अपना रिजल्ट अच्छा आएगा, 12वें हाउस का अच्छा रिजल्ट आएगा, और सैटर्न जिन हाउसेस को रूल करता है उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। ऐसा क्यों थर्ड और फोर्थ का है? थर्ड एंड फोर्थ का। हाँ, ऐसा क्यों? अब मान लीजिए आप हैं, ठीक है ना? अभी आप एक साधारण महिला हैं, साधारण पुरुष हैं, जेब में आपके पैसे कम है, ठीक है? अचानक आपकी लॉटरी लग जाए, या अचानक आपको धीरे धीरे पैसे मिल जाए बहुत सारे, आप करियर में अपने जीवन में ग्रोथ करें, तो क्या आपके घर परिवार के लोगों को फायदा होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा ना? अरे भाई, हम बढ़िया जगह पहुंच जाएंगे तो हमारा घर भी बड़ा हो जाएगा, हमारे परिवार में जो बढ़िया सी गाड़ी आ जाएगी, लोगों को भी कुछ फायदा होगा। यस समझ सर। रहे हैं? तो अगर सैटर्न एक्सॉल्टेड है तो सैटर्न न केवल अपने लिए अच्छा काम करेगा, बल्कि जिस हाउस में बैठा है 12वें हाउस में, उससे भी करेगा। और जिस हाउस को रूल करता है, तीसरे को, चौथे को, जो उसका घर परिवार है, जिससे सैटर्न को डायरेक्ट मतलब है। सैटर्न को मतलब किससे? जिस हाउस को रूल करता है, थर्ड हाउस को, फोर्थ हाउस को। हमने बात करी थी ना, एक्सरसाइज करी थी, कौन सा हाउस का लॉर्ड कौन है, एक्सॉल्टेड है या यस सर। डेबिलिटेटेड यस है? यस। हमने इसीलिए करी थी। थर्ड हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, कहाँ है? 12वें में, एक्सॉल्टेड है। तो ये 12वें के लिए भी फायदा है, तीसरे के लिए भी फायदा है, चौथे के लिए भी फायदा है, और सैटर्न के लिए भी फायदा है। समझ पाएंगे? यस सर। यस सर। थर्ड हाउस का मतलब कम्युनिकेशन, राइटिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, इन सब चीजों में ग्रोथ हो जाएगी। चौथा हाउस यानी कंफर्ट, प्लेजर्स, माता जी, इन सब में अच्छा जो रिजल्ट आ सकता होगा वो आ जाएगा। सही है? चलिए अगला पढ़ दीजिए। एनी प्लैनेट डेविएटेड इन एनी हाउस, सर आपका वो कर्सर हटा लीजिए, सामने में ऊपर रहा है। हार्म्स द मैटर सिग्निफाइड बाय द हाउसेज इट रूल्स एंड हाउस इट्स ऑक्युपाइड। अब कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड हो जाए, डेबिलिटेटेड यानी वीकेस्ट, इन द वीकेस्ट पोजीशन, सबसे कमजोर पोजीशन, तो वो ना अपने लिए फायदे में, अपने लिए तो फायदे में है ही नहीं, जहां बैठा है वहां भी नुकसान है। ठीक है? अब मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी बेचारे की जो है कमजोर है, शरीर से, मन से जान निकली पड़ी है उसकी, तो वो खुद तो कमजोर है ही है, जो काम करना था वो भी नहीं कर पा रहा।
उसके घर परिवार के लोग वो भी सफर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? हाँ जी सर। इसी हॉरोस्कोप में देखो कौन सा प्लैनेट डेबिलिटेटेड है? सैटर्न तो एक्सॉल्टेड है और डेबिलिटेड 10 में जुपिटर इसीलिए पुरानी वाली प्रैक्टिस दोबारा से करनी है ताकि ये काम तुरंत हो जाए। देखिए कौन सा प्लैनेट डेबिलिटेटेड है? जुपिटर सर। नहीं, गलत। जुपिटर नहीं, जुपिटर तो कर नहीं, 10 में होता है सर। राहु सर। राहु नहीं, गलत। राहु तो 9वें साइन में डेबिलिटेटेड होता है। 3 9। हाँ 3 और 9 तो 10, तो चौथे 10वें साइन में है ना। हाँ। हाउस को नहीं देखना, साइन को देखना है। मून को देखो सर। मून जो है 8वें में। हाँ मून मून 8वें में है, यस सर। मून 2 मून और 8 होता है, 8वें साइन में वृश्चिक स्कॉर्पियो में हाँ। डेबिलिटेटेड हो जाता है। हम्म। लिखा है क्या? यस सर। ये याद होना चाहिए थोड़ा सा, जिससे आपको ये काम परेशानी ना हो। अगली स्टेप जो है ना पिछले स्टेप पे डिपेंड है। जुपिटर 4। तो मून डेबिलिटेटेड है, तो मून जो डेबिलिटेटेड है बड़ा कमजोर स्थिति में है, वो अपने लिए नुकसानदायक है। मून मतलब इमोशंस, मून मतलब मदर, मून मतलब माइंड, ये सब जो है परेशान। आपको इस व्यक्ति को मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम आएंगी बार बार, ठीक है ना? सर 9वें घर के लिए भी होगा फिर? हाँ फिर 9वें घर के लिए भी ये प्रॉब्लम हाँ, होगा? अपने लिए भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट हाउस के लिए भी प्रॉब्लम है। फर्स्ट हाउस में बैठा है तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज, इस सब के लिए भी नुकसान है। और 9वें हाउस को जहां ये रूल करता है, जिस हाउस का इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है 9वें हाउस की, हायर एजुकेशन, पिताजी, लॉन्ग ट्रैवल, इन सब के लिए भी नुकसान ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है? तो जो प्लैनेट डेबिलिटेटेड है वो कई जगह का नुकसान करेगा, समझ रहे हैं? यस सर। अब कौन सा डेबिलिटेटेड है, कौन सा एग्जॉल्टेड है, ये देखना आना चाहिए। उसका बस तरीका वही है कि पुराने वाला काम आपको याद होना चाहिए, पुराने वाली एक्सरसाइज करते रहिए। नेक्स्ट पढ़िए। Aspects of benefics are help। एक मिनट सर, चौथा ही ना? इन पांचवा। चौथा नहीं, पांचवा है सर। Aspects of benefics are helpful for the planets and houses that receive it, while the aspects of malefic are harmful for the planets and houses। अब बेनिफिक प्लैनेट्स कौन से होते हैं जरा बताइए? जो मेलेफिक, गुस्से वाले। बेनिफिक का नाम तो बताइए। सर मार्स, जैसे कि सैटर्न। ये मेलिफिक है। बेनिफिक, बेनिफिक प्लैनेट्स क्या है? बेनिफिक्स ऑफ वाले हैं, जैसे कि मून और वीनस। बेनिफिक्स है मून, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस। समझ में आया? मेलिफिक्स कौन है? सन, सन, मार्स, सन, मार्स, सैटर्न, राहु केतु। सैटर्न, राहु केतु। हाँ। अब इसमें जो है सन है, ये सबसे कम मेलिफिक है, उसका रिजल्ट सबसे कम गड़बड़ होता है। तो अभी आपने पढ़ा एस्पेक्ट्स ऑफ बेनिफिक्स आर हेल्पफुल। बेनिफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट अच्छी होती है, ओके, ठीक है? और मेलिफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट खराब होती है। किसके लिए? जहां पड़ रही है। जिन प्लैनेट को ये बेनिफिक प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, उन हाउसेस और प्लैनेट्स को कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। अब वीनस जैसी सुंदर महिला झांक के देख रही हो तो अच्छा ही लगेगा ना। सेकंड हाउस में बैठा है वीनस और मर्क्यूरी, इनकी एस्पेक्ट पड़ेगी 8वें हाउस को। समझ पाएंगे क्या? हाँ ठीक है सर। तो इनकी एस्पेक्ट से 8वें हाउस खाली है, कोई बात नहीं, लेकिन 8वें हाउस के लिए वीनस और मर्क्यूरी कुछ अच्छा ही रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है ना? सर ये मीन में उच्च का हो जाता है ना, ये मतलब एक्सॉल्टेड हो जाता है वीनस। हाँ पर वीनस मीन में नहीं है, अभी तो छठी राशि में है, नहीं कन्या में। उसकी दृष्टि वहीं पे है। अरे दृष्टि कोई बात, दृष्टि केवल 12वीं 8वें हाउस पे वीनस दृष्टि है, वहां डेबिलिटेट होता है। छठे हाउस में, छठे साइन में वीनस डेबिलिटेट है। आज और 8वें हाउस पे दृष्टि डाल रहा है, काम की बात केवल इतनी है। इसी तरह मून को देखो,
मून जो है 10वें हाउस पे दृष्टि डाल रहा है और मून की एस्पेक्ट जो है बेनिफिक एस्पेक्ट है, समझ रहे हैं? यहाँ उच्च का हो जाता है। अरे उच्च का हो जाता, भूल लो, कुछ नहीं बोलो आगे, बेनिफिक है इसलिए, केवल बेनिफिक है, उसकी एस्पेक्ट अच्छी है, इतना ही सोचो ना। अब जुपिटर को देखो, जुपिटर की एस्पेक्ट डालनी है, जुपिटर डालता 5, 7 और 9 इन हाउसेस पे, अपने से 5वां, 7वां, 9वां, तो जुपिटर की जाएगी 11, 12, 1, 2, 3, तीसरे हाउस पे एस्पेक्ट पड़ी है जुपिटर की और केतु पर, तो और केतु 5वें महाराज को और जुपिटर तीसरे हाउस को जुपिटर महाराज कुछ अच्छा सजेशन दे देंगे। 5वें हाउस पर सैटर्न पर और 7वें हाउस पर जो खाली है, ठीक है जी। इन हाउसेस पर और इन प्लैनेट्स पर जुपिटर की दृष्टि से अच्छा जो रिजल्ट हो सकता होगा थोड़ा बहुत, वो अच्छा प्राप्त होगा। और मैलिफिक प्लैनेट क्या करेंगे, उनकी दृष्टि होगी कठोर, देखेंगे ऐसे घूर के, अच्छा सामने वाला घबरा जाएगा। तो सैटर्न की दृष्टि देखो, सैटर्न की दृष्टि पड़ती है 3, 7, 10, अपने से तीसरा, अपने से 7वें 7वां, हाउस पे जुपिटर और मार्स दोनों पर, और 11वें हाउस पे, सेकंड पे जाएगा, सेकंड पे जाएगा, वीनस और मर्क्यूरी पे और सेकंड हाउस। तो सैटर्न महाराज की जो दृष्टि पड़ेगी इन पर, वो थोड़ी कठोर पड़ेगी, ये प्लैनेट थोड़ा घबरा जाएंगे, भाई क्या हो गया भैया, क्यों घूर रहे हो मुझे, क्या चाहते हो, ठीक है, समझ रहे हैं? इसी तरह से लेकिन मार्स, अगर डेविएटेड रहता है तब नजर पड़ती है तो कैसा होता है? अरे बेनिफिक भी जैसी है, जैसा होता है डेविएटेड वैसी भी। पड़ेगी नजर। जब सैटर्न एक मैलिफिक है जगह तो मैलिफिक ही डेविएटेड होगा एस्पेक्ट तो, है। जब आगे एक जगह डेविएटेड होगा तो दूसरी जगह एक्सॉल्टेड होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, फालतू मत सोचो, जरूरत से ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। सैटर्न की दृष्टि कठोर होती है, मार्स की दृष्टि कठोर होती है, जुपिटर की दृष्टि सॉफ्ट होती है, मर्क्यूरी की सॉफ्ट होती है, इतना याद करना। देखो मेरी बात सुनो, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सही हैं लेकिन उपयोगी नहीं है, जो चीजों को परेशान कर रही है हम उन बातों को कुछ नहीं करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे विषयों को हमने टच नहीं करना। क्यों नहीं करना? उसमें बोलेंगे, कहीं आपने पढ़ा होगा कोई प्लैनेट अस्त हो जाता है जी, वक्री हो जाता है जी। हाँ जी, आपके लिए कह रहा हूं मैं राखी जी, हाँ जी सर। कोई प्लैनेट अपने शत्रु ग्रह में बैठा है, मित्र ग्रह में बैठा है, फला में ढिमका में, हम उनमें से कोई बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें सीखना है, हंसना नहीं है। सही है? तो सर अब क्या कोई बकरी का कोई रिजल्ट नहीं होता? कुछ नहीं है हमारे पास, हमारे पास उसका कोई मतलब नहीं है, जरूरत ही नहीं है हमें। अब देखो मेरी बात सुनो, एक किताब को कितनी बार पढ़ा जा सकता है? एक पुस्तक को, अच्छी किताब को, मुश्किल किताब को कितनी बार पढ़ा जा सकता है? सर समझ में आने के बाद जितनी बार भी पढ़े समझ में आ जाता है तो इंसान छोड़ ही देता है। अरे नहीं समझ में आ जाता है तो दोबारा पढ़ता है, दोबारा भी पढ़ सकता है, चौथी बार भी पढ़ सकता है, जब तक लेकिन क्लियर पहली नहीं, अगर क्लियर हो गई तभी आप दोबारा पढ़ोगे, क्लियर नहीं हुई तो आप उसे पहली बार में भी छोड़ के फेंक जाओगे। अब गीता है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसका एक चैप्टर पढ़ो, दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, पढ़ते रहो, अगली बार फिर पढ़ लो, फिर तीसरी बार पढ़ लो, फिर चौथी बार पढ़ लो। समझ रहे? आपको समझ में ही नहीं आ रहा तो कूड़े में फेंक दो, भाग जाओ से, कुछ नहीं होना आपका, कुछ आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आप कहोगे अरे कौन गीता यार, हमें नहीं पता क्या है, माफ करो महाराज। आपको समझ में आ रहा है, अरे भगवान कृष्ण ने बोला है, बड़ी समझदारी की बात बोली है, एक बार में समझ में नहीं आएगी, थोड़ा समझ में आया ना, थोड़ा समझ लो, दूसरी बार में थोड़ा और समझेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र जो है एक बार पढ़ने का विषय नहीं, समझ रहे हैं? ज्योतिष शास्त्र को आपको 10 बार भी पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन 10 बार आप अपने आप टीचर से पढ़ें ऐसा जरूरी नहीं है, 10 बार आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। अब मान लो मुझसे पूछ रहे हैं कि जी शादी कब होगी मेरी, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। कोई पूछे शादी कब होगी, तो शादी कब होगी हमें ये बताना है। पहली बात तो ये, होगी या नहीं होगी, कब होगी। अब उसके बाद जी लड़की कैसी होगी, अच्छी होगी थी, अच्छा मोटी होगी या पतली होगी, काली होगी या पीली होगी, नॉर्थ इंडियन होगी या साउथ इंडियन होगी, है?
तो ये तो 7th हाउस को देख के पता चला। अरे नहीं मैडम, ये सब पता चलेगा जो आपकी अगली बातें हैं। वक्री है क्या, अस्त हो गया क्या, शत्रु अच्छा। राशि है क्या, मित्र राशि है क्या, वीडियो ये क्यों सब स्टार्ट हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है, उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ रहे हैं। अच्छा। जब हमें इस बात की जरूरत ही नहीं है, हमें केवल बात इतनी करनी थी, शादी होगी या नहीं होगी, कब होगी, अरे तो चक्कर में क्यों पड़ रहे हो यार। अभी से आप उतनी सारे वेरिएबल्स ले आओ, ये वेरिएबल्स हैं, इतने सारे वेरिएबल्स ले आओ कि वो सिर में दर्द हो जाए कि हम फंस गए, तो क्या करें। अरे अब कुछ नहीं करना, तुम फंस गए हो, तुमने अपना रास्ता ब्लॉक कर लिया है। ठीक है, इसलिए हम वो सारे वेरिएबल्स को कूड़े में फेंक दिए। इसका मतलब वो बेकार थे? नहीं, बेकार नहीं थे, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं था कि उसे यूज कब करना है। पहले ये तो समझ लो ना, यूज कब करना है। गीता जी पढ़ी आपने, गीता शास्त्र पढ़ा आपने, भगवान कृष्ण ने पढ़ा है, तो आप उसका आसान अर्थ समझो पहले। मुश्किल वाला अर्थ पढ़ने का सेकंड मौका मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा। अगर आप पहला ही नहीं पढ़ पाए तो दूसरा, तीसरा, चौथे की तो बात ही खत्म। समझ रहे हैं? जी सर। तो इसीलिए जितने भी ज्यादा वेरिएबल्स ला रहे हैं उनको भी नहीं लाना। अभी फालतू वेरिएबल्स नहीं चाहिए हमें। हम केवल उसके प्रिंसिपल समझें, उनको अप्लाई करना सीखें। देखो अच्छी यूज कर रही है 99% बार आपका काम ऐसे हो जाएगा। आपको इसे लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। जी, आपका वीडियो अटक गया है सुरभि जी। यस सर, वीडियो एक्चुअली नेट बहुत वीक आ रहा है बारिश होने की वजह से। तो चाहे थोड़ी देर बंद ही रहने दो, कोई बात नहीं, और थोड़ी देर बाद चाहो तो इसे लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, तभी आपका वीडियो चालू होगा। सही है जी, इतनी बात समझ में आई आपको? जी सर। हाँ जी सर। इसलिए मैं आपको बार बार मना करता हूँ कि ये सब बातें अभी नहीं लानी। हमारे को ये बातें करनी ही नहीं। पूरी हॉरोस्कोप हम पढ़ लेंगे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, तब भी ये बातें नहीं आएंगी कभी। ठीक है, एंड आई लर्न इट फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स। उन्होंने भी इन सब बातों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा यार ये सब बातें जो है, जब आप इतना सब कुछ जान जाओ, एक्सपर्ट हो जाओ, उसके बाद उसमें एक चीज और जोड़ लेना, कौन सा प्लैनेट आता है, वो तुम अपने आप सोचते रहना उसका अर्थ। ठीक है, जब तुम्हें करना आ जाए। सही है, ठीक है सर। चलिए। तो अगला प्रिंसिपल हमने पढ़ा कि मेलिफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट खराब है, तो मार्स की एस्पेक्ट पड़ेगी 4, 7, 8 इन हाउसेस पे। तो मार्स की एस्पेक्ट पड़ी जी कौन से हाउस पे? अपने हाउस यानी चौथे हाउस, 11th हाउस में बैठे हैं मार्स। सेकंड हाउस। मार्स की एस्पेक्ट पड़ेगी सेकंड हाउस में। 7th हाउस का मतलब 5वें में और अच्छा 6वें में। ठीक है। तो इन हाउसेस पर प्लैनेट पे मार्स की एस्पेक्ट हार्ड एस्पेक्ट पड़ेगी, यानी थोड़ा सा ये प्लैनेट्स को हिला देंगे। समझ पा रहे हैं क्या? जी। अगला प्रिंसिपल पढ़ दीजिए जरा। नेक्स्ट हो गया 6। छठा। Aspects don't completely change the original results, but है ना सर, आपका कर्सर आ जा रहा है, आउट है कि बट है? हाँ, but they modify the results according to the nature of aspecting planet. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। एस्पेक्ट्स डोंट कंप्लीटली चेंज द ओरिजिनल रिजल्ट। नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले होते हैं या शुरू में जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो फंस जाते हैं। अरे जुपिटर की एस्पेक्ट पड़ गई, सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, मजा आ गया। सैटर्न की एस्पेक्ट पड़ गई, सब गड़बड़, सब बर्बाद, सब बर्बाद। सैटर्न की एस्पेक्ट पड़ गई। ऐसा नहीं होता। एस्पेक्ट का मतलब है इन्फ्लुएंस। सैटर्न का मतलब किसी ने आपको देख लिया। तो क्या किसी के देखने मात्र से आप अपना काम करना बंद कर देते हो क्या? नहीं करते। आपको जो करना है वो करते हो, केवल उसके आपको अच्छा या बुरा इन्फ्लुएंस या सजेशन मिल जाता है। आपको मकान बनाना है तो आप मकान अपने हिसाब से बनाओगे। सामने वाला कह दे कि भाई लाल की जगह ना आप यहाँ पे थोड़ा सा गुलाबी पत्थर लगा लो, तो आप सोचोगे यार क्या लगा लें, लगा लेते हैं। वो कह रहे हैं अंकल जी सही कह रहे हैं, बढ़िया लगेगा, लगा लेते हैं। हो गया कि पत्थर की जगह टाइल लगा लो, तो आप नहीं मानोगे, या हो सकता है मान जाओ, लेकिन मकान बनाना बंद कर दोगे क्या? नहीं। तो प्लैनेट्स पे एस्पेक्ट पढ़ने से कोई पूरी तरह से रिजल्ट नहीं बदलते। लिखिए आगे, इसमें नोटबुक में लिख लीजिए। एस्पेक्ट जो होते हैं केवल मेंटल इमोशनल लेवल पे रिजल्ट देती है, दुनिया में कुछ बदलता नहीं है उससे। एस्पेक्ट का प्रभाव कहाँ पड़ता है? मेंटल इमोशनल लेवल पर, मानसिक भावनात्मक
अर्थ पड़ता है उसका। दुनिया में उससे कुछ बदलता नहीं, जो हाउस का जो रिजल्ट आना है वही आएगा। अगर प्लैनेट डेबिलिटेटेड है, एक्सॉल्टेड है, वक्री है, कुछ भी है, जिस हाउस का जो रिजल्ट है वो वही आएगा। अर्थ कहाँ आएगा? केवल डिफरेंस मेंटल इमोशनल। समझ रहे हैं? लिखो 5 से 10%, एस्पेक्ट इक्वल टू 5 to 10%। इतना ही अर्थ है इसका। एस्पेक्ट से केवल 5 से 10% रिजल्ट बदलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा हाँ चेंज जी हो सर। गई। मैं तो सोचती थी कि बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स का अरे पड़ता नहीं हो। मैडम, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 से 10% लोग जो है उसको कुछ भी बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने ध्यान से पढ़ा नहीं होता, सिस्टमेटिकली ट्रेडिशनली उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं होता, इसलिए बस वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं और फंस जाते हैं। ठीक है ना? जो ट्रेडिशनली पढ़ा हो, सिस्टमेटिक रूप से पढ़ा हो, उससे समझ में आएगा कि एस्पेक्ट केवल मानसिक रूप से प्रभावित करती है। मेंटल इमोशनल रिजल्ट आता है केवल 5-10%, कुछ नहीं और ज्यादा। ये सर इमोशनल यानी या मेंटल, ये कि इसका अच्छा ग्रह का नजर जो है एस्पेक्ट इस पे पड़ रहा है, बस इतना ही। अब देखो ना, मैं इस आपको हाउस बता तो रहा था कि जुपिटर महाराज, अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है पति पत्नी में, जुपिटर महाराज देख रहे हैं, तो क्या लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं सर, वो खाली शांत रुक हो जाएंगे जाएगा, सामने लेकिन रुक वाले। जाएगा। हाँ। वो जरा आवाज कम कर लेंगे इस समय अपनी। अगर उन्होंने निश्चित कर लिया हमें डिवोर्स लेना है, तो डिवोर्स लेके ही मानेंगे। यस सर। ठीक है ना? अगर वो हॉरोस्कोप कह रही है इस व्यक्ति की शादी जो है ना गड़बड़ है, बहुत झगड़ा रहेगा, तो बहुत झगड़ा रहेगा। जुपिटर की एस्पेक्ट पड़ रही है, जुपिटर महाराज उसको हेल्प कर रहे हैं, वीनस एस्पेक्ट कर रहा है, इससे ये होगा कि यार बाकी लोगों को उतना ज्यादा दिख नहीं रहा है। ठीक है ना? मेंटल इमोशनल सपोर्ट परिवार का बना रहेगा। 2-4 लोग में कहेंगे अरे यार थोड़ा देख लो, एडजस्ट कर लो, तो नहीं जी हम तो नहीं करते। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा, आराम से निपट लो। क्यों शोर मचाना, क्यों सड़क पे हंगामा करना? समझ रहे हैं? हाँ जी सर। मार्स की एस्पेक्ट पड़ रही है तो और ज्यादा क्रोध बढ़ेगा, फिर ये ऐसी कैसी सर फोड़ दूंगा साले तेरा। ठीक है ना? ये कहाँ पड़ा? ये मन पे ही प्रभाव है। सर इसका भी तो फर्क पड़ता है ना, जैसे कि मार्स की एस्पेक्ट पड़ रही है सन पे, तो ये दोनों ही वैसे क्रूर ग्रह है, तो इस दोनों का खराब होगा। और अगर मार्स की एस्पेक्ट पड़ रही है जुपिटर पर, तो ये तो सही रहेगा। ऐसे ऐसे क्यों होगा जी? हद हो गई। अरे अभी क्योंकि रिजल्ट दोनों। आपने रूल पढ़ा ना अभी आपने, कि बेनिफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट अच्छी होती है और मेलिफिक की खराब होती है। इसे ऐसे ही पकड़ो। जुपिटर की एस्पेक्ट मार्स पे है, तो ये मार्स के लिए अच्छा है। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। जुपिटर इज एस्पेक्टिंग सैटर्न। ठीक है ना? जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है सैटर्न पर, तो ये सैटर्न के लिए और 5वें हाउस के लिए बढ़िया बात है। अब उल्टा देखो, सैटर्न भी तो जुपिटर पे एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये देख रहे हैं जुपिटर के लिए जुपिटर। अच्छी बात है क्या? नहीं। जुपिटर नहीं। महाराज को सैटर्न के सामने आने में कोई मजा नहीं आ रहा। ठीक है ना? एक अच्छा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति यदि आपके सामने पड़ जाए, एक डाकू के पास पड़ जाए, तो उस डाकू को भी कुछ फायदा मिलेगा। समझ रहे हैं ना? भगवान बुद्ध जब अंगुली माल के सामने पड़े, तो फायदा किसको हुआ? अंगुली माल का। हाँ जी सर। ठीक है ना? नारद जी जब वाल्मीकि के सामने पड़े, तो फायदा किसका हुआ? वाल्मीकि का। तो वाल्मीकि के सामने पड़ने से नारद जी को क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ, उन्हें तो बांध के डाल दिया उसने। समझ रहे हैं? हाँ जी सर। यस सर। तो इसी तरह से चलेगा। आगे पढ़िए। Any planet falling in 6th, 8th, and 12th houses of horoscope become a malefic, and its aspect also should be considered as malefic aspect. कोई भी प्लेनेट यदि 6, 8वें, 12वें में घुस जाए। छठा हाउस क्या बताता है सर? बताइए एक बार। रोग, शत्रु, बीमारी, ये सब। हाँ, रोग, बीमारी, डिसीज, टेंशन, स्ट्रेस। ठीक है ना? तो कोई भी प्लेनेट क्या 6ठे हाउस में बीमारी करने जाना चाहेगा कि बीमारी में फंसा दो मुझे? नहीं चाहेगा। 8वां हाउस क्या बताता है? मृत्यु, डेथ एंड पता नहीं, अरे डेथ पकड़ लिया आपने, तो डेथ के आगे भी सोचो मैडम, कोई छोटी बात कर लिया करो। याद ही नहीं है आगे का।
8वां हाउस बताता है एक्सीडेंट, इंसल्ट, हाँ ह्यूमिलिएशन, accident। इंजरी, सर्जरी, ठीक है ना। तो 8वां हाउस इस तरह की परेशानी बताता है। डेथ तो आसान बात है, एक्सीडेंट हो जाए, ह्यूमिलिएशन हो जाए, चोट पीट लग जाए, सर्जरी हो जाए, ये ज्यादा खतरनाक चीज है, ठीक है ना। तो 8वां हाउस में कोई प्लैनेट बैठेगा तो उस बेचारे की परेशानी आ जाएगी। तो वो प्लैनेट जो है अपने लिए भी नुकसानदायक है और जिस हाउस को रूल करता है उसके लिए भी नुकसानदायक है। और और 12वें का उसमें मतलब, कुछ वैसा कुछ बैठा हो जो एग्जॉल्टेड हो तो सर अभी रुको, 12वें हाउस का मतलब वहां पे एक्सपेंड करने का कि खर्च। एक्सपेंसेस, हाँ जी। लॉस, लॉस। लोनलीनेस, ठीक है ना, अकेलापन, वेरी लॉन्ग ट्रैवल, डाल दिया कहीं जंगल में, हॉस्पिटल, जेल। तो कोई प्लैनेट यदि 6, 8, 12 हाउस में बैठेगा तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा। सही है जी। हाँ जी सर। अब आपने कहा कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो तो दो अलग अलग बातें हैं जो कि एक साथ काम कर रही हैं। पहली बात, ये सैटर्न महाराज जो 7वें हाउस में बैठे हैं ना, ये 7वें हाउस में बैठकर 12वें हाउस में बैठकर खुश नहीं है। एग्जॉल्टेड। अरे रुको तो सही, 12वें हाउस में जो सैटर्न महाराज बैठे हैं ये 12वें हाउस के कारण से मैलिफिक हो गए हैं। रूल पढ़ा ना भी आपने, एनी प्लैनेट फॉलिंग इन 6, 8, 12 हो गया, एनी प्लैनेट फॉलिंग इन 6, 8, 12 हाउसेस बिकम्स अ मैलिफिक। अब ये मैनिफिक है, मैलिफिक, ये खराब ही हो गया। क्यों? 12वें हाउस में घुस गया, ठीक है ना। आप कहोगे अरे सैटर्न महाराज आपकी हमारी क्या दुश्मनी, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। सैटर्न महाराज कहेंगे भाई मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा काम है, मुझे 12वें हाउस में बिठा दिया तो मैं क्या करूं, मुझे तो 12वें हाउस का काम करना पड़ेगा ना, मुझे तो आपको नुकसान पहुंचाना है ना। समझ रहे हैं? हाँ जी सर। अब दूसरी बात, आपने बोला एग्जॉल्टेड है क्या। हाँ अब जी। एग्जॉल्टेड है तो वो दूसरी बात है कि सैटर्न अपने आप में बहुत स्ट्रांग था, वो जो अच्छा कर सकता था 12वें हाउस के लिए वो करेगा, लेकिन नुकसान पहुंचाने का काम तो मेरा है ही है, वो मैं करूंगा, ठीक है। हाँ जी। यहाँ देखो, यहाँ मून है जो है 8वें 6ठे हाउस में है और वीनस 8वें में है। तो आप कहोगे अरे वीनस, अरे मून, आप तो बड़े बेनिफिक प्लैनेट थे, हम तो आपको पता नहीं क्या क्या समझते थे। रानी साहिबा आप हमारे को क्यों परेशान कर रही हो। रानी साहिबा कहेंगी भाई मैं तो 6ठे हाउस में हूँ, मेरा काम है बीमारी देना, टेंशन देना, दुश्मनी देना, तो मैं अपना काम करूंगी। और आप तो एग्जॉल्टेड हो। हाँ, एग्जॉल्टेड होने से क्या है, मेरे को जो फायदा मिलता है वो है, वो मिल जाएगा तुम्हें। और जो एग्जॉल्टेड होने से 6ठे हाउस में ज्यादा स्ट्रांगली काम करूंगा, ठीक है। मून जो है 6ठे हाउस में स्ट्रांग है, एग्जॉल्टेड है, इसका मतलब बीमारी भी तगड़ी आएगी। स्ट्रेस टेंशन देने में पूरा जोर लगा देंगी। लेकिन जो अच्छे रिजल्ट मून के अपने हो सकते थे हाउस से अलग, हाउस को छोड़कर जो 6ठे हाउस के अच्छे मून के अच्छे रिजल्ट्स हैं वो भी प्राप्त होंगे। तो दो वेरिएबल्स हैं ये, प्लैनेट एंड हाउस, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो सर जैसे मेरे बेटे का ना 6th हाउस में एरिस में बैठा है ये सन, तो एग्जॉल्टेड है वो, तो वहां पे बीमारी ही देगा वो। अरे दो अलग अलग बातें हैं ना। साथ में पहली बात तो ये है कि आपने कहा सन एक्सॉल्टेड है, सन एक्सॉल्टेड होने का जो फायदा होना है वो मिल जाएगा। उसमें लीडरशिप होगी, कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ इमेज होगी, ठीक है ना, थोड़ा डोमिनेंस होगी, ऑथोरिटेटिव नेचर होगा, तो ये सब प्राप्त हो जाएगा। सन 6ठे हाउस में बैठने से कुछ फायदा होता हो, एक्सॉल्टेड है, तो वो भी हो जाएगा। और जो नुकसान सन को 6ठे हाउस में करना है वो भी होगा। 6ठे हाउस में बैठकर सन डिसीज दे सकता है। कौन सी? जो सन की डिसीज है, आंखों की, सिर दर्द की, समय अनुसार हार्ट की, तो इस बच्चे को ये संभावना बन गई है। सही है जी। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि सन एक्सॉल्टेड है तो बीमारी नहीं देगा, उसका जो काम है वो तो करेगा ही करेगा। वीनस 6ठे हाउस 8वें हाउस में बैठा है, अब वो एक्सॉल्टेड है या डेबिलिटेटेड है, काम तो उसे 8वें हाउस पर करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? अब आप ये कहो कि वीनस तो बेनिफिट था, अरे बेनिफिट था लेकिन काम तो 8वें हाउस पर कर रहा है। ठीक है ना। यानी इस वीनस हाउस में से कोई भी ग्रह, कोई भी प्लेनेट ना बैठे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो। अब ये वीनस जो है 8वें हाउस में बैठा है लेकिन रूल करता है 11वें को, तो ये 11वें हाउस को भी नुकसान देगा। समझ पा रहे हैं?
अच्छा, जहाँ रूल करता है उसको भी देगा ना सर? अब इस बेचारे हाउस में वीनस जो है कमजोर हो गया, वीनस जो है काम गड़बड़ कर रहा है, तो किसका गड़बड़ करेगा? आपका और अपना। ठीक है ना? हाँ जी। जो जिस हाउस को रूल करता है उसके लिए भी तो नुकसानदायक होगा। अब कोई व्यक्ति जो छठे है हाउस बदमाशी का करने लगे, गुंडा बदमाश बन जाए, तो नुकसान किसे होता है? उसको खुद को भी होता है, जिस हाउस को जिसके परिवार वाले होते हैं उन्हें भी नुकसान होता है। सही है ना? और 2 में भी तो आएगा सर वीनस। क्या बोले? छठे हाउस को भी तो वीनस छठे देखेगा। हाउस, हाँ छठे हाउस का भी नुकसान होगा। छठे हाउस का लॉर्ड भी वीनस ही है, वो भी 11वें में घुसा हुआ है, वो 8वें में है। और सर तो बहुत डबल हो गया सर, मून ऑलरेडी इसमें छठे हाउस में और वीनस भी इसको रूल कर रहा है। तो इसका मतलब छठे हाउस के लिए जो खराब रिजल्ट आ सकते हैं वो आ जाएंगे, तगड़े वाले। तो जैसे सर ये मदर टेरेसा की है, तो क्या प्रॉब्लम इनको वैसे, मतलब ये तो क्योंकि फेमस ये पर्सनालिटी, सुनने में नहीं तो आया, क्या? लेकिन मेरे हिसाब से इनको सारी तरह की महिला रोग, मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स इनको गंभीर बनी रही सारी। सर फिर भी 90 ईयर्स में मरी थी, तो बहुत दिन झेल ली बीमारी। अब बीमारी झेली। अब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, उनको मदर टेरेसा बना दिया, नोबेल प्राइज दे दिया, तो उनकी कोई बायोग्राफी कोई इस तरह से तो लिखी नहीं गई कि जो और सर वो जिसे कहते हैं। एग्जैक्ट हो कुंडली, ये भी तो नहीं। चलो, इसमें भी संदेह है। अब मैं ये भी कह रहा हूँ कि इनकी जो बायोग्राफी कोई लिखी गई तो उसमें भी उनकी सारी मेंटल इमोशनल स्टेट्स को थोड़ी बताया गया। कि हो सकता है कि इनको जो है सारे जीवन अनेक बार तो मेंटल मिट्टी इमोशनल बोतल प्रॉब्लम ग्रह से सही वो होती है डिप्रेशन सर। की शिकार रही हो। यस सर। सर ये राहु जो होता है सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड होता है क्या सर? सेकंड हाउस में नहीं, साइन की बात 3 होती and है। 9। 3 में एक्सोल्टेड है, 9 में नहीं, डेबिलिटेड है। 3 में कई लोग बोलते हैं ब्रिज में भी उच्च के हाँ होते जी, राहु। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। वो कहते हैं और सेकंड साइन में टॉरस में राहु हम्म भी एक्सोल्टेड है। हम्म लेकिन ये बात लॉजिकल क्यों नहीं लगती? कोई और प्लैनेट है जो दो प्लैनेट किसी एक साइन में एक्सोल्टेड हो जाते हो? नो सर। कोई से भी दो ऐसे प्लैनेट हैं जो एक साइन में एक्सोल्टेड हो जाते हो? नहीं है। तो राहु और केतु के लिए खास बात क्यों कि राहु महाराज भी एक्सोल्टेड हो जाएंगे? और सर राहु ये जब, थर्ड हाउस उनका ओन हाउस होगा, हो सकता है, अरे और ओन इसमें हाउस कैसे हो एग्जॉल्ट। जाएगा? जब हमारे जो सिस्टम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, वो ये कह रहा है कि भाई राहु जो है किसी साइन को रूल नहीं करता, तो अब जबरदस्ती उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे हम? कहीं पाराशर ने लिखा ऐसा, किसी फेमस राइटर ने ऐसा लिखा हो तो मानी जाए, तो किसी ने वैसे ही लिख दिया हो तो क्यों माने हम उसको? ट्रेडिशनल सिस्टम में कहीं कुछ बताया है इस बारे में कि राहु जो है तीसरे साइन को रूल करता है? सब जेमिनी को मर्क्यूरी का बताते हैं। हाँ जी सर। राहु कैसे रूल कर देगा तीसरे साइन को? है? कहीं किसने ऐसे, कोई ऐसे बड़े विद्वान का नाम बताओ जिसने ऐसा कहा हो। नहीं कहा सर नहीं, तो हम उसके चक्कर में नहीं। नहीं पड़ेंगे। अरे कुछ चीजें ट्रेडिशनल है और उनके पीछे लॉजिक है, उनके पीछे रैशनल्स है। राहु और मून को जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी है वो कहती है एनिमी है ना? पढ़ा अच्छा, आपने हाँ वो तो। तो एनिमी है ही। तो जब हाँ राहु और मून एनिमी है तो एक ही जगह एक्सोल्टेड कैसे हो जाएंगे? अबे ये क्या बात हुई? मतलब कुछ तो बातें लॉजिकल हो, ऐसा नहीं है जबरदस्ती नहीं करेंगे और उसको छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ जी सर। ये थ्योरीज कुछ बन गई हैं, आपकी बात सही है, लेकिन वो केवल ऐसा है कि किसी ने कुछ लिख दिया। आज कल को मैं कोई किताब लिखूं, कल को मैं एक किताब लिखूं और उसमें अजीब बात लिख दूं कुछ भी कि जी सूर्य महाराज जो है ना आज से 7वें साइन में एक्सोल्टेड माने जाएंगे। क्यों? अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, अबे सारी दुनिया जानती है सन जो है 7वें साइन में लिब्रा में डेबिलिटेटेड है। हाँ जी ठीक है? सर। मैं आपको पढ़ाने भी लगूं, मेरे 10-20 स्टूडेंट ऐसा मान भी लें कि जी हमारे टीचर ने कहा है सन 7वें साइन में लिब्रा में एक्सोल्टेड है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अरे भाई, तो उसका विरोध हो, उसको कोई ज्यादा दिन टिकेगी थ्योरी? नहीं टिकेगी, क्योंकि ये ट्रेडिशंस के भी विपरीत है, ऑब्जर्वेशन के भी विपरीत है और लॉजिकल भी नहीं है। ऑब्जर्वेशन भी हमारी ये नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ जी सर। तो सन जब राहु किसी के थर्ड साइन में बैठा होता है तो उसमें राहु एक्सोल्टेड होने के गुण दिखते हैं। ठीक है? राहु जिसका दूसरे साइन में बैठा हो उसमें वो तेज तर्रारी, जो राहु एक्सोल्टेड होने से होना चाहिए उसमें तेज तर्रारी आनी चाहिए, चालूपंथी आनी चाहिए। ठीक है? किसी से भी दोस्ती कर लेने की कैपेसिटी आती है, वो नहीं आती। ठीक है? इसको ऑब्जर्व करके देखा जा सकता है।
चलिए खैर छोड़ देते हैं इस बात। अगला पढ़ दो जी जल्दी से, एक और पढ़ लो। Malefic planets in malefic houses, that is in the 6th, 8th and 12th, reduce the bad effects of these houses, while benefic in these houses lose much of their beneficial strengths, as they are well accustomed and well accustomed and well equipped to handle them। ठीक है जी, ये रूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है मेलिफिक प्लैनेट्स इन मेलिफिक हाउसेस, that is in example in 6, 8, 12 reduce the bad effect of these houses, while the benefic in these houses lose much of their beneficial strengths. Cruel people generally do well in dangerous places। अब देखो यहाँ महाराज बैठे हैं राहु, राहु महाराज छठे में बैठे हैं। राहु का लेवल क्या है, क्या सोशल इनका स्टेटस है, बोलिए। मेलिफिक है सर। अरे मेलिफिक तो है, राहु महाराज का रोल क्या है, जिस हाउस में बैठते हैं उस सर ये अपना लेंगे। राहु का मतलब है सोल्जर, स्पाई। आपने बोला था कि वो जिसमें बैठेंगे उसके जिसके साथ बैठेंगे उसके गुण को अपनाएंगे। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ उसका रोल क्या है। मैंने जो बोला था वो बात सही है आपकी, आप जो बोल रहे हो वो बात सही कह रहे हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ राहु का रोल क्या है। राहु का रोल है स्पाई, सोल्जर, यही है ना। हाँ, अब राहु महाराज को, सोल्जर को आप भेज दो एनिमी कैंप में, तो क्या होगा, वो डरेगा नहीं, नहीं, 2-4 को तो मार के ही आएगा। मार के ठीक है, तुमने सालों को छोड़ूंगा नहीं। अरे तो लड़के आएगा ना, ठीक है ना। अब मून को भेज दो, रानी साहिबा को, मून को डाल दिया तुमने एनिमी कैंप में, छठे हाउस में, तो बीमारी में, स्ट्रेस में, टेंशन में, शत्रुओं ने पकड़ लिया, तो रानी साहिबा का क्या होगा, वो तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। रानी साहिबा को पता ही नहीं क्या करना वहां पे। ठीक है। वीनस को डाल दिया 8वें हाउस में, जहाँ इंसल्ट है, ह्यूमिलेशन है, इंजरी, एक्सीडेंट है। तो ये वीनस बेचारी सुंदर लड़की जिसे नाचना गाना आता है, ठीक है, डेकोरेशन का शौक है, आर्टिस्टिक टैलेंट है, उनसे भेज दिया इंजरी एक्सीडेंट के लिए, तो वीनस का क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। अब यहाँ पर मार्स बैठा होता 8वें में, इमेजिन यहाँ पे मार्स बैठा है, आर्मी कमांडर है ना, मेलिफिक प्लैनेट है, आर्मी कमांडर। तो मार्स को चोट पीट लग गई तो क्या होगा, वो और उग्र हो चिल्लाएगा, जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा सर। अरे एग्रेसिव हो जाएगा नहीं, पहले बताओ मार्स को चोट लगी तो क्या होगा, या वीनस को चोट लगी तो क्या अंतर आएगा। वीनस तो सर नहीं झेल पाएगा, लेकिन मार्स झेल लेगा, वो बहुत मार्स झेल लेगा। हाँ जी सर, मार्स झेल जाएगा, और 2-4 चोट लगी, हड्डी टूटी है, क्या फर्क पड़ गया यार, हमारे तो लगती रहती है। ही इज अ कमांडर, स्ट्रॉन्ग है, उसको हैंडल करने की संभावना है। केतु है 12वें हाउस में, केतु सोल्जर है, ओल्ड सोल्जर, ठीक है ना। अब उसको 12वें हाउस में बिठा दिया हमने, यहाँ दिख रहा है। तो लोनलीनेस, डिटैचमेंट, हॉस्पिटल, जेल, ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ जी सर। तो वहां पे जाकर केतु महाराज क्या होंगे, तो झेल लेंगे, क्या परेशानी, अकेले रहने में हमें क्या परेशानी, हम तो सियाचिन बॉर्डर पे पड़े थे, ठीक है, हमें तो बॉर्डर पे रहने की आदत है। अब यहाँ पे आपने डाल दिया वीनस को, मर्क्यूरी को, जुपिटर को, अब वो कहेंगे भाई यहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे हम, यहाँ तो खाने को भी कुछ नहीं है, कहाँ रहेंगे, जमीन पे सोना पड़ेगा, मर जाएंगे। तो लिखा क्या है, मेलिफिक प्लैनेट्स इन मेलिफिक हाउसेस 6, 8, 12 दे रिड्यूस द बैड इफेक्ट। ऐसा क्या है, उनका जो रिजल्ट है वो उतना खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो खराब हाउसेस है, क्योंकि वो उन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता भी रखते हैं, या क्षमता दे देते हैं, ठीक है ना। तो मेलिफिक प्लैनेट्स यदि मेलिफिक हाउस में हो 6 से 12 में, तो परेशानी तो आती है, लेकिन उतनी ज्यादा गंभीर लगती नहीं है। क्यों, व्यक्ति उसको झेल लेता है, उसे पता होता है कुछ नहीं, मैं झेल लूंगा, चिंता ना कर, देख लेंगे एक एक को, ठीक है ना। और जबकि बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं मून, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, तो ये बेचारे वहां जाकर और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, हो जाएंगे, इनकी परेशानी बढ़ जाती है, इन्हें पता ही नहीं वहां जाके क्या करना है, ठीक है। सर 12th हाउस में कई लोग बोलते हैं 12th हाउस में वीनस का अच्छा रिजल्ट होता है। अच्छा का मतलब,
इतना ही रिजल्ट है। वीनस मतलब लग्जरीज, कंफर्ट्स, पढ़ेंगे उसे हम 12th हाउस में, अभी सोचना बेकार है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि व्यक्ति को लग्जरीज, कंफर्ट्स पे एक्सपेंसेस होते हैं, तो ऐसा मान लेते हैं भाई तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी तो खर्च होगा। 12 हाउस मतलब एक्सपेंसेस, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन वीनस अगर 12th हाउस में है तो व्यक्ति फालतू खर्चे भी कर सकता है। इसके अलावा अन्य महिला पुरुषों से संबंध स्थापित कर सकता है। अब कोई कहे तो बढ़िया बात है यार, मेरी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी, मजा आ गया, मेरे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड होंगे, मजा आ गया। तो ठीक ये है? ये चीज उसे ध्यान में ले जा सकता है सर, अब अगर ये वो अच्छी, उसे अच्छे रूप में लोगे तो अच्छी बात है, और कोई कहे नहीं नहीं दिस इज अ बैड थिंग, इससे तो परिवार में टेंशन आ जाएगी। हाँ सही बात है, सही ना। ये हाँ तो जी किसी को वैसे ही कह दो ना, अरे तेरी बीवी छूट गई, बहुत बढ़िया हुआ, मजे आ गए तेरे तो, अब तो नहीं लाई हो, समझ गए। ये कोई अच्छी बात नहीं हुई, लेकिन हम उसे मजाक में उड़ाते हैं, ऐसे कह देते हैं। लाल किताब में ऐसा होता है कि 12th हाउस में वीनस एक्सॉल्टेड मान लेते हैं, लेकिन वो टेक्निकली उतना अच्छा नहीं है। उसका अर्थ केवल यही है कि व्यक्ति के कंफर्ट, प्लेजर्स, फैशन, महंगी चीज में, शौक में खर्चे होते हैं। अब कोई कहे बढ़िया है, मजा आ गए, हम तो बढ़िया बढ़िया चीज में खर्चा करेंगे। ठीक है भाई। सामान्य सर व्यक्ति यानी कहेगा कि मेलिफिक हाउसेज में मेलिफिक प्लैनेट बैठे तो ज्यादा बेहतर है। बेहतर नहीं है, ये उस समस्या को थोड़ा कम कर देता है। बेहतर का मतलब ऐसा कि नहीं वो कि वो झेल लेता है, वो झेल लेता है। हाँ झेल लेता है, उसकी कैपेसिटी देता है, ठीक है ना। बेहतर का मतलब थोड़ा सा ज्यादा समझ लो, हाँ भी ठीक है, इसके मुकाबले तो यही सही है, ऐसा कह सकते हो आप। लेकिन ऐसा नहीं है वो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छे नहीं दे रहे, लेकिन खराब को कम। तो सर क्या लाल की किताब में इसलिए होता है कि वो तो सिर्फ काल पुरुष की कुंडली को ही वहां रखते हैं ना सर, इसलिए शायद होता होगा कि 8वें हाउस 12वें हाउस में वीनस अच्छा होता है कि काल पुरुष कुंडली में तो वो मीन राशि होता है ना सर, जी पाइसेस जी वहां सही बात पे आपकी, एग्जॉल्टेड होता है इसलिए। सही बात है। हाँ जी सर। ठीक है जी, हाँ जी सर। यहाँ तक की बात में किसी को कोई संदेह। तो ये सब नहीं पढ़ो सर, आज तो हमने वेरी कितने रूल पढ़े? हमने 9 पढ़े, 10 पढ़े? 9 पढ़े नहीं, 8 पढ़े। 9 पढ़े, 8 पढ़े सर। 8 पढ़े। एट। तो हाँ 8 रूल्स पढ़े केवल। अब आपको क्या काम करना है, ये 8 रूल कम से कम 5 हॉरोस्कोप में लगा के देखना। कौन सी हॉरोस्कोप में? जो अपनी हो या अपने परिवार के लोगों की, हाँ जी समझ सर। रहे हैं। तो 5 से 10 हॉरोस्कोप बना के रखो, कॉपी में बना लो उसे, ठीक है। एक बढ़िया सी कॉपी ले लो, कॉपी में बना लो और इन रूल्स को अप्लाई करने की प्रैक्टिस करो। रिजल्ट्स लिखना शुरू करें। हाँ मतलब समझना चालू करो। जरूरी नहीं है सारी इंटरप्रिटेशन अभी सही हो जाएगी, लेकिन ये रूल्स लगाने आने चाहिए। सर जिसकी कुंडली में मतलब कि 6, 8 और 12 खाली हो तो उसकी तो अच्छा रहता होगा उसका। अब इस बात का उत्तर हाँ या ना में कैसे दिया जाए, ये कठिन है। बस उसमें कोई प्लैनेट ज्यादा 6-8 साल का काम नहीं कर रहा, इतना ही अर्थ है। लेकिन ये अच्छा है या बुरा है, इसका अर्थ कोई डायरेक्ट हाँ या ना में नहीं है, इसका कोई उत्तर नहीं है, ओके सर। ठीक है ना। क्योंकि अच्छा बुरा थोड़ा चेंज होता रहता है, सही ना। अभी इस बारे में हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सही जी। ठीक है। हाँ जी। ओके थोड़े सर। दिनों में आपको समझ में आने लगेगा अच्छा या बुरा, ये जो है ना सब बदलते रहते हैं। जिसे आप अच्छा कह रहे हो थोड़ी देर में आप बुरा कह दोगे, अरे साहब ये तो खराब हो गया, अभी तो आप अच्छा कह रहे थे। तो ये सब बदलता रहता है, सही है जी। जी हाँ सर। जी सर। चलिए जी, यहीं रुकते हैं। नमस्कार, टेक केयर, गुड नाइट। नमस्ते सर। गुड नाइट।